ओके, सो हेडिंग 1.3, डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांड एक्सटेंशंस। तो कुछ एडवांटेजेस हमने प्रीवियसली डिस्कस किए थे, और जाहिर सी बात है कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं अगर प्रॉपरली ब्रांड एक्सटेंशन ना की जाए, जिसमें न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात हमने की थी और डाइवर्सिफिकेशन की बात की थी। तो किस तरह से मिस्टेक्स हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल, कस्टमर जो हैं, अगर उनको आप बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दें, आप एग्जांपल्स में दे सकते हैं। जैसे कभी आपने देखा हो कि अगर आप टूथपेस्ट की मिसाल ले लें, आपके जो प्रेफर्ड ब्रांड है टूथपेस्ट के, उसके कितनी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ज़्यादातर लोगों जो को मेरे ख्याल है शायद अवेयरनेस भी ना हो, या फिर वो उसमें ज़्यादा फोकस भी ना करते हों। सेम विद शैम्पू ब्रांड्स या सोप ब्रांड्स, कई दफ़ा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं और लोग जो हैं वो उन एक्स्ट्रा ऑप्शंस को ज़्यादा कंसिडर भी नहीं करते। तो इसलिए जो पहला पॉइंट है जी, इट कैन कंफ्यूज और फ्रस्ट्रेट कंज्यूमर्स। अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी हों तो तब भी लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, और डिसीजन मेकिंग उनके लिए मुश्किल हो सकती है, और उल्टा नुकसान होगा ब्रांड को कि जी इट विल बी कंसिडर्ड कि जी उसकी प्रॉपर कोई आइडेंटिटी जो है वो क्लियर नहीं हो रही है कंज्यूमर को। अगर आप ये साइकोलॉजी में भी होता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हों तो आप फिर हो सकता है चूज़ ही ना कर पाएँ प्रोडक्ट के लिहाज से कि आपने क्या चूज़ करना है। इसे कहते हैं जी पैरालिसिस बाय एनालिसिस। तो आप इतना ज़्यादा सोचें कि आप डिसीजन मेकिंग ही ना कर पाएँ कि विच वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो आप, और ये रिसर्च में भी देखा गया कि मैक्सिमम जो वैरायटी लोग कंसिडर करते हैं डिसीजन मेकिंग में एक ब्रांड के अंदर रहते हुए, वो 6 है। और अक्सर एफएमसीजीज़ के अंदर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं, सुपरमार्केट्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं, उनमें अप टू 24 डिफरेंट वैरायटीज़ तक होती हैं। हमारे यहाँ शायद इतनी ना भी हों, लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं, ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। तो वो एक कन्फ्यूजन उससे बढ़ती है लोगों में, रादर देन उसका कोई पॉजिटिव फ़ायदा हो। उसके बाद है जी, इट कैन इनकाउंटर रिटेलर रेजिस्टेंस। रिटेलर जो है वो भी प्रोडक्ट को शेल्फ पे रखने से इनकार कर सकता है अगर उसको फील होता है कि एक कंपनी के जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। उसकी रीज़न ये सिंपली हो सकती है कि उसके पास इतनी स्पेस ही नहीं है कि वो आपको आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैरी कर पाए। और उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि उसको पता है कि कंज्यूमर जो है वो, आप बेशक उसको 12-13 ऑप्शंस दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 2-3 ऑप्शंस ही ख़रीदता है। तो जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स हैं जो नहीं बिक रहे हैं, उनको वो फिर कैरी करने से इनकार कर सकता है। उसके बाद है जी, इट कैन फेल एंड हर्ट द पेरेंट ब्रांड इमेज। अगर कामयाब ना हो आपका सब ब्रांड, तो उससे ऑब्वियसली पेरेंट ब्रांड भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हमने जो लास्ट केस स्टडी डिस्कस की थी, जो नेटफ्लिक्स ने एक सब ब्रांड अपना निकाला था क्विकस्टर के नाम से, वो कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए पेरेंट कंपनी भी इससे सफ़र कर रही थी। नेक्स्ट इज, इट कैन सक्सीड बट कैनिबलाइज सेल्स ऑफ पेरेंट ब्रांड। हाँ जी, कैनिबलाइजेशन, अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है और वो आपके किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही compete कर रहा है मार्केट में, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में पॉइंट ऑफ डिफरेंस बहुत कम है या ना होने के बराबर है, तो कंज्यूमर जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा, और वो आपके दोनों ब्रांड्स अब आपस में compete कर रहे हैं और एक दूसरे के मार्केट शेयर को अफेक्ट कर रहे हैं। इसको कैनिबलाइजेशन कहते हैं। कैनिबलाइज मींस आदमखोर जो अपनी ही स्पीशीज़ को खाता हो, और मार्केटिंग में इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपके प्रोडक्ट्स आपस में ही compete कर रहे हो। सर्विस इंडस्ट्री में भी ऐसे हो सकता है कि अगर एक ही इलाके में बहुत ज़्यादा बैंक की ब्रांचेस हों जो एक ही एरिया को कवर कर रही हैं, तो आपस में हो सकता है वो एक दूसरे की सेल्स को कैनिबलाइज कर रहे हैं। तो कामयाब बेशक आपका है प्रोडक्ट, आपने लॉन्च किया प्रोडक्ट, लेकिन अब वो आपके ही ब्रांड, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है और हो सकता है पेरेंट ब्रांड इटसेल्फ, उसको अब वो अफेक्ट कर रहा है। इसकी एग्जांपल अमूमन दी जाती है केस स्टडीज़ में कोक की। जब कोक ने डाइट कोक लॉन्च की थी, तो इसकी वो कामयाब एग्जांपल है, इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट डाइट कोक। लेकिन जो मेन ब्रांड इनका कोक, उसकी सेल्स इफ़ेक्ट हुई थी इससे, कि बहुत से लोग जो थे, जिस तरह से मार्केट वो किया जा रहा था हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए, वो शिफ्ट कर रहे थे फ्रॉम कोक टू डाइट कोक। लेकिन उन्होंने उसको होने दिया, वो थोड़ा सा लॉस उन्होंने बेयर किया, क्योंकि नया प्रोडक्ट जो था वो बहुत कामयाब उनको नज़र आया। ओके जी, सो नेक्स्ट इज़, कैन सक्सीड बट डिमिनिश आइडेंटिफिकेशन विद एनी वन कैटेगरी। तो कामयाब आपका हो गया नया प्रोडक्ट, नया ब्रांड, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी थी जिसके अंदर आप मशहूर थे लोगों की नज़र में, एज वी हैव डिस्कस्ड ब्रांड अवेयरनेस में अगर आप किसी एक प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम लें, फॉर एग्जांपल आप कहें इलेक्ट्रॉनिक्स,
इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले आपके जहन में क्या नाम आता है? दैट इज़ कॉल्ड ब्रांड रिकॉल। ब्रांड रिकग्निशन होती है जब आपके प्रोडक्ट का नाम लिया जाए और अगले बंदे से पूछा जाए कि जी वो पहचानता है नाम कि नहीं, दैट इज़ ब्रांड रिकग्निशन। लेकिन अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट कैटेगरी का मेंशन करें, फॉर एग्जांपल जूसेस का नाम अगर हम लेते हैं, तो आपके जहन में अगर नेस्ले आता है तो दैट मीन्स कि आप नेस्ले की जो ब्रांड रिकॉल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है लोगों के जहन में। तो ये उसकी एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कामयाब हो गया है, नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, सब ब्रांड आपने लॉन्च किया, लेकिन अब लोगों के जहन में आपके में जो पेरेंट ब्रांड है उसकी जो कैटेगरी है वो डिसलॉज हो गई। वो अब उनको नहीं समझ लगता कि ये चीज़ जो पेरेंट कंपनी है वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली सेल क्या कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है जब आप अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, जब आप डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे हो, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। जैसे हमने यामाहा की भी बात की थी कि पाकिस्तान में यामाहा की जो अवेयरनेस है ब्रांड्स के लिहाज से वो है मोटरसाइकिल्स, लेकिन यामाहा जो है बाहर के मुल्कों में दे आर मोर फेमस फॉर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिहाज से उनकी जो रिकॉल है वो डिफरेंट एंड डिफरेंट कंट्रीज़। अगर ये एक ही मुल्क में दोनों चीज़ें कामयाब हों तो तब ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है लोगों के जहन में कि ये एग्जैक्टली सेल क्या करते हैं। इट कैन सक्सीड बट हर्ट द इमेज ऑफ पेरेंट ब्रांड। कामयाब हो गया है लेकिन ओवरऑल जो पेरेंट ब्रांड है उसका इमेज अफेक्ट हुआ है। अब इसकी एग्जांपल्स में अमूमन दी जाती है जी, जैसे डिज़नी ने अभी लॉन्च किया था अपना ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस, आई थिंक इट्स कॉल्ड डिज़नी 2.0। तो वो कामयाब तो हो गया है लेकिन ओवरऑल पेरेंट ब्रांड का इमेज थोड़ा हर्ट हुआ है, बिकॉज उसको सक्सेसफुल करने के लिए डिज़नी ने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जो कि लोगों को नापसंद आए इन टर्म्स ऑफ जो पहले फिल्म्स और उनकी एनिमेटेड मूवीज़ ईज़िली अवेलेबल थी बाकी सर्विसेज पे, वो उन्होंने रिकॉल कर ली और उनको ऑफ़र नहीं कर रहे ताकि अपना वो जो है स्ट्रीमिंग सर्विस उसको कामयाब बनाए। इस तरह के जो टैक्टिक्स होते हैं वो कंज्यूमर्स को कई दफ़ा नापसंद होते हैं। सो दिस कैन हैपन समटाइम्स कि जी आपका प्रोडक्ट तो कामयाब हो गया लेकिन पेरेंट ब्रांड का इमेज फिर भी अफेक्ट हुआ है नेगेटिवली। नेक्स्ट इज़ इट कैन डाइल्यूट ब्रांड मीनिंग। नाइकी की मिसाल हमने डिस्कस की थी। नाइकी इनिशली मेड ओनली शूज़, एथलेटिक इक्विपमेंट, बिल आखिर फिर वो उन्होंने ब्रांड पोजिशनिंग अपनी थोड़ी चेंज की कि वो अब फोकस करते हैं सिर्फ एक्सेलेंस और परफॉर्मेंस, कि आम शख्स जो है वो भी अगर उनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करे तो वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर सकता है। अब ये कामयाब एग्जांपल है ब्रांड एक्सटेंशन की जिसमें ब्रांड पोजिशनिंग आपने चेंज की है। लेकिन हो सकता है कि आपका जो ब्रांड का ओरिजिनल मीनिंग था वो ख़त्म हो जाए जब आप ब्रांड एक्सटेंशंस कर रहे होते हैं।